हेलो डियर। तो यहाँ पे आप लोग को बीएनआरसी का जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है 6 तारीख से, उसमें थर्ड ईयर का पहला पेपर जो है मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी का मेरे पास आ चुका है। तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का आप लोग को आगे एग्ज़ाम भी होने वाला है। अभी जो है एमपी में होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद और भी स्टेट में, झारखंड में है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव पूछा गया है जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा और जो है बिल्कुल जो काउंसिल पूछता है उससे हट के कुछ नया पूछा है। तो आप लोग ज़रूर पढ़ें, ज़रूर समझें, आपको बहुत यूजफुल होगा। जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी देख लीजिए किस प्रकार से पूछा गया है मिडवाइफरी में। आप इन सबको भी तैयारी कर लीजिए, जितना भी एमपी में अभी एग्ज़ाम होने वाला है या यूपी में या झारखंड में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग जो पूछा गया है 2 का जवाब देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 का ही जवाब देना है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, इसमें से 2 का ही जवाब देना है, ठीक है। जैसे देखिए, गर्भावस्था जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में पूछा है, इसका प्रेगनेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और एंटीनेंटल केयर और पोस्ट नेटल केयर जो है आपको बनाना है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग को ये पता होगा एक्लेम्सिया के बारे में, जो लोग को एक्लेम्सिया को बारे में पता होगा, तो उसमें डायबिटीज बात समझ गए ना। जो लोगों को एक्लेम्सिया पता है, डायबिटीज़ के बारे में पता है, तो वो आराम से लिख लेंगे, ठीक है। गर्भ अवस्था मधुमेह, यानी ऐसी महिला कोई होती है जिसको प्रेगनेंसी के टाइम में जो है उसका डायबिटीज ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको सारा चीज़ यहाँ पे लिखना था, बात समझ गए ना। चलिए, एक्लेम्सिया तो डिटेल्स में पढ़ा ही रखे हैं, इसका डिटेल्स पूछा है। एपिजियोटोमी भी डिटेल्स में पढ़ा रखे हैं, तो 2 ही तो लिखना था, ठीक है। 15 दूना 30 नंबर, बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो जो लोग ये कहें नहीं पढ़ाए हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा ही होगा, बात समझ गए। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे है सही उत्तर चुनकर लिखें। सही उत्तर चुनकर लिखे, यहाँ पे फिल इन चूज वाला है कि कोई एक सही है, उसको चुनना है। आरोपण निषेचन के कितने दिन बाद होता है, तो लगभग ये 8 दिन बाद होता है, याद रखिएगा 6 से 8 दिन। तो 8 दिन इसका राइट आंसर होगा। इम्प्लांटेशन जो होता है फर्टिलाइजेशन के 8 दिन के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। यानी उसे प्री एक्लेम्सिया था, और एक्लेम्सिया कब होगा, जब दौरा आने लगेगा, ठीक है। तो वह एक्लेम्सिया की ओर बढ़ रहा है। तो एक नर्स को प्रथम क्रिया क्या करनी चाहिए, तो देख लीजिए, रक्तचाप एवं भ्रूण की धड़कन आकलन करें, MgSO4 अंतःशिरा दे, वायु मार्ग साफ रखें, फेस मास्क द्वारा O2 दें, ठीक है ना। तो आपको एक मरीज प्री एक्लेम्सिया से पीड़ित है और वह एक्लेम्सिया की ओर बढ़ रही है, तो उसे आप मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, जो कि फर्स्ट चॉइस होता है एक्लेम्सिया में, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे मैकडोनाल्ड विधि का उपयोग किस बात का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, तो मैकडोनाल्ड विधि का उपयोग जो है किया जाता है आपको क्या चीज़, जेस्टेशनल एज, गर्भधारण और गर्भावधि उम्र के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे है यहाँ पे गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में लेटरल फॉर्निक्स के माध्यम से महसूस होने वाले बढ़ी हुई धड़कन क्या कहलाता है, तो ओसिएंडर साइन। आपको पढ़ाए हैं ना कि ओसिएंडर साइन में जो 8वें सप्ताह में सुनाई देता है, लेटरल फॉर्निक्स पर स्पंदन महसूस होता है, वह ओसिएंडर साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि नाभि नाल अपरा के एकदम किनारे पर जुड़ी हुई तो इसे क्या कहते हैं। नाभि नाल अपरा के सेंटर में जुड़ना चाहिए, लेकिन सेंटर में नहीं जुड़कर वह अपरा के एकदम किनारे, जैसे यह अपरा है, ठीक है, इसके सेंटर में नाभि नाल जुड़ना चाहिए। तो सेंटर में नहीं जुड़कर यह किसी किनारे पर जो है जुड़ा हुआ होगा, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा, ठीक है। बैटल डोर प्लेसेंटा, बैटल डोर प्लेसेंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। आगे है, फीटल डिस्ट्रेस में एमनियोटिक फ्लूइड में क्या पाया जाता है, तो जब बच्चा को कठिनाई हो, समस्या हो और एमनियोटिक फ्लूइड का जांच करेंगे तो उसमें मिकोनियम पाया जाएगा, मल। अगर फ्लूइड में मिकोनियम है मतलब बच्चा फीटल डिस्ट्रेस से गंभीर पीड़ित होगा। आगे है, मासिक धर्म के बीच में योनि द्वारा रक्तस्राव को क्या कहते हैं, तो वैजिनल ब्लीडिंग बिटवीन मेंस्ट्रुएशनल पीरियड इज कॉल्ड मेट्रोजिया, ठीक है ना। मेट्रोरेजिया जो होता है यह मासिक धर्म के बीच हाई ब्लीडिंग को दिखाता है, ठीक है। अब आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि PPIUCT लगवाने का सबसे अच्छा समय
क्या होता है? तो PPIUCD लगवाने का सबसे अच्छा समय होता है प्लेसेंटा निकलने के 10 मिनट से लेकर 48 घंटे के भीतर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है, PPIUCD लगवाने का सबसे अच्छा समय डैश होता है, फिल इन द ब्लैंक में इसी को बना देगा। तो 10 मिनट से लेकर 48 घंटे के भीतर, कब? प्लेसेंटा निकलने के 10 मिनट से लेकर 48 घंटे लिख देंगे फिलअप में। तो ट्रू फॉल्स को फिलअप बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो MCQ होता है उसको भी फिलअप बनाया जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन को किधर भी बनाया जा सकता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में ज़्यादा खतरनाक कोर्ड प्रोलैप्स होता है, नाभि नाल का भ्रंश, कोर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, आगे है यहाँ पे समान जगह पर स्थित प्लेसेंटा का समय से पहले अलग हो जाना क्या कहते हैं? यानी एक नॉर्मल प्लेसेंटा है लेकिन डिलीवरी से पहले, समय से पहले ही वो अपने जगह को छोड़ देता है, तो उसे एब्रिपिटो प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा का पृथक्करण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये सारा क्वेश्चन अब इसी को फिलअप में कैसे पूछ लेगा कि प्लेसेंटा का समय से पहले अलग हो जाने को डैश कहते हैं, तो एब्रिपिटो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का पृथक्करण। ठीक है, चलिए, तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये कितना अच्छा 10 क्वेश्चन जो आपको नॉलेज दिया और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री जिसने कभी किसी जीवित बच्चे को जन्म न दिया हो उसे क्या कहते हैं? ये पढ़ा चुके हैं, इसे पहला ऑब्जेक्टिव्स जो दिए थे 8 से 10 साल का, उसमें पढ़ा चुके हैं। जो कभी किसी बच्चा को जन्म नहीं दिया हो उसे हम लोग नूलीपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नूलीपरा बोलते हैं। पता है आप लोग को? चलिए आगे, सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर कितना होता है? आपको मैं सब ऑसिपिटो का डायमीटर बता चुका हूँ 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूछा है सब ऑसिपिटो फ्रंटल यानी फ्रंट वाला का डायमीटर, तो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर कितना होगा? सब ऑसिपिटो फ्रंटल। अब मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ सब ऑसिपिटो फ्रंट का, पढ़ाया सब है, लेकिन पिछले वाला ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको सब ऑसिपिटो को दिया था 9.5 सेंटीमीटर, लेकिन फ्रंटल लगा दिया है। आपको आंख बंद करके 9.5 ही लिख देगा, तो गलती तो स्टूडेंट का है, बात समझ गए ना? तो इसका फ्रंटल वाला का 10 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे कि पैप स्मीयर टेस्ट डैश के जांच के लिए होता है। किसके जांच के लिए होता है? पढ़ा चुके हैं, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है। मासिक धर्म में शारीरिक तापमान ओवुलेशन के बाद बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? देखिए, तो मासिक धर्म में शारीरिक तापमान ओवुलेशन के बाद यानी जो अंडोत्सर्ग होता है उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर 0.5 से लेकर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है, आधा से लेकर 1 फ़ारेनहाइट बढ़ता है। ठीक है, जन्म के समय नवजात के त्वचा पर पाए जाने वाला चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है? ये भी पढ़ा चुके हैं। सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ जन्म के बाद जो बच्चे के बॉडी पर लगा होता है उसे कैसियोसा वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्निक्स, वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। पता है आप लोगों को? चलिए, योनि की अम्लीय पीएच डैश के कारण होता है, यानी एसिड पीएच जो होता है वैजिना के, वह किसके कारण होता है? तो वह जो होता है एसिड बैसिलस के कारण। ठीक है ना, एसिड बैसिलस के कारण योनि का जो पीएच होता है अम्लीय होता है। कितना होता है? तो ये होता है 3.8 से लेकर 4.5, वैजिना का पीएच इतना होता है। अगर आपसे एग्जाम में पीएच का मान पूछ ले तो 3.8 से 4.5 होगा। ठीक है, MTP एक्ट वाज फॉर्मेड इन, किस में बना था? तो 1971 में। लागू कब हुआ था? 1972 में। तो बना था 71 में, तो 71 लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन है, फंडल हाइट डैश सप्ताह में जीफी स्टर्नम तक पहुंच जाता है? पढ़ा चुके हैं, 36 सप्ताह तक पहुंच जाता है जीफी स्टर्नम में। ठीक है, श्रोणी प्रयत्न का अनुप्रस्थ व्यास क्या होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रीम। पेल्विक ब्रीम को हम लोग पेल्विक इनलेट भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन मत हुइए। तो ट्रांसवर्स डायमीटर पूछ रहा है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स डायमीटर पेल्विक इनलेट का, तो यह कितना होता है? 13 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स में ज़्यादा होता है, किसी का भी ट्रांसवर्स पूछेगा तो ज़्यादा होगा, 13 सेंटीमीटर। ओके, डैश पेल्विस इज द बेस्ट पेल्विस फॉर लेबर। लेबर के लिए बेस्ट पेल्विस जो होता है गाइनेक्वाइड पेल्विस होता है। कौन सा? गाइनेक्वाइड पेल्विस सबसे बेस्ट पेल्विस होता है। तो देखिए 20 नंबर ऑब्जेक्टिव मैंने आपको यहाँ पे बताया। एग्जाम में अगर इसमें से आपको 4-5 भी आ गया तो कितना सुंदर रहेगा, और अच्छे अच्छे लेवल का ऑब्जेक्टिव था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब यहाँ पे एनी 3 लिखना है 5 में कोई भी, जैसे वैक्यूम एक्सट्रैक्टर या वेंटस का संकेत एवं विधि लिखना है, ठीक है। प्यूरिपेरल फीवर, समझ गए, यानी प्रेगनेंसी के बाद जो प्यूरिपेरियम पीरियड में फीवर आता है उसके बारे में। प्रीसिपिटेट लेबर कॉज एंड कॉम्प्लिकेशन, शीघ्र प्रसव के कारण एवं जटिलता लिखना है। कंट्रैक्शन रिंग के बारे में लिखना है। पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में लिखना है, ठीक है। 3 ही लिखना था, 3 तो कोई भी लिख देंगे जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे अब यहाँ पे मैचिंग है। मैचिंग है तो मैचिंग में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैचिंग में जो है गोनेरिया, जैसे गोनेरिया तो हम देखेंगे गोनेरिया किससे रिलेटेड है, तो हम देख लिए गोनेरिया नाइसेरियाई गोनेराई के कारण होता है, तो इससे मैच कर देंगे। बात समझ गए कि नहीं। मासिक धर्म हमको पता है 28 दिन का होता है, जो पहले आता है उसको जो है आपको क्या कर देना चाहिए, मैच कर देना चाहिए। जैसे सिफिलिस है ट्रेपोनोमा पेलिडम के कारण होता है, मैच कर दिए, समझिए कि नहीं। तो आपको जो आए उससे पहले जो है आप मैच कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो मैच करने वाली बात है, आप खुद से भी मैच कर सकते हैं। तो चलिए अब जैसे MgA4 जो है MgSO4 का इंजेक्शन है, तो MgSO4 का इंजेक्शन हम कहाँ पे देते हैं, आपको खुद सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कीजिए और बहुत जल्द CHN2 का भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।